जी हाँ, बीजेपी आरएसएस पर दुनिया के सबसे बड़े अखबार ने वही छाप दिया जिसका दावा राहुल गांधी ने किया। देश विदेश में मचा बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े अखबार ने बीजेपी, संघ, आरएसएस और मोदी की पोल खोल दी? आखिर भारत में इन दिनों 11 वर्षों से क्या कुछ चल रहा है जिसके बीच से एक ऐसी स्थिति दुनिया के सबसे बड़े अखबार ने उजागर कर दी जिसका जिक्र और जिसका दावा राहुल गांधी ने किया था? तो क्या वाकई देश में मौजूदा 11 वर्षों के बाद अब संघ और बीजेपी का कोलैबोरेशन देशवासियों के लिए खतरनाक होता जा रहा है? दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जो जहन में एक बैकग्राउंड रखिए, आगे की असल खबर फिर आपको बताते हैं। अम्बेडकर माध्यमों से कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो आगे आने वाला समय ना प्रशासन रोक पाएगा, ना कोई सत्ता ना शासन रोक पाएगा। फिर अपने हाथ में कानून लेंगे, कानून अपने हाथ में लेने के बाद में हम फिर तुमको विरोध करेंगे। आज जिस तरीके से प्रशासन हमको रोका है, बहुत ही। दोस्तों, अब आते हैं असल खबर की तरफ। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े अखबार में से एक अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो कुछ छापा और लिखा है, बीजेपी, संघ और मोदी के पैरों से जमीन खींचने वाला। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते रहे, मगर दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता, लोग और उनके कार्यकर्ता उस नारे के धज्जियां उड़ाते रहे। क्या यह मोदी की और संघ की एक रणनीति थी? प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में जाकर के, इस्लामिक कंट्रीज में जाकर के आपसी सौहार्द की बात करते रहे, लेकिन देश में मुस्लिम युवकों की लिंचिंग होती रही, वो भी किन के जरिए? बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जरिए। क्या यह भी एक बीजेपी के नेतृत्व की रणनीति रही? क्रिश्चियंस, जो दुनिया में सबसे नंबर 1 की आबादी है, सबसे ज्यादा, सेकंड पर मुस्लिमों की आबादी, बावजूद इसके क्रिश्चियनों के चर्च में घुस करके बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता उत्पात मचाते रहे और प्रधानमंत्री चर्च में जाकर के एक ढोंग करते रहे। क्या यह बीजेपी की रणनीति रही? जाहिर तौर पर देश से लेकर दुनिया के अंदर इन तमाम चीजों पर न सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं, बल्कि मोदी, बीजेपी और संघ पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो कुछ लिखा कि मौजूदा वक्त में आरएसएस ने मोदी और बीजेपी के जरिए तमाम विभागों में अपने अपने लोग बिठा रखे हैं। अगर ये मोदी सरकार भी चली जाए, बावजूद इसके तमाम संस्थानों में बैठे हुए संघ के लोग इस देश को एक मस्कुलर हिंदू नेशनलिस्ट के तौर पर आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खतरनाक है। दोस्तों, इस न्यूयॉर्क टाइम के अखबार के इस लेख में जिन लोगों ने जो कुछ तर्क इकट्ठा किए हैं, जो विजुअल, जो फोटोज, जो चीजें दी हैं और जिस किस्म की बातें लिखी हैं कि संघ भारतीय जनता पार्टी का कोलैबोरेशन देश के आपसी सौहार्द को, लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों के लिए एक घातक सा बना हुआ है। यहां तक कि हिंदुत्ववादी संगठनों के अनुसार उन्माद और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा पर इस अखबार ने खुलकर लिखा। अखबार लिखता है, जब आप मिस्टर मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को जरूर चुनाव में हावी होते देखते हैं, तो आप आरएसएस की पॉलिटिकल मशीन को काम करते हुए देख रहे होते हैं, जिसमें सेंट्रल ग्रुप पार्टी के उम्मीदवारों की किस्मत तय कर रहे होते हैं। और जब आप हिंदू विजिलेंट को मुस्लिम मोहल्लों में परेड करते या चर्चों में तोड़फोड़ करते देखते हैं, तो आप आरएसएस से जुड़े लोगों को अपने दबदबे के विजन का इस्तेमाल करते हुए देख रहे होते हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों, आप देख लीजिए, देश के बुद्धिजीवी कहते हैं हर जगह पर, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर संस्थान में सिर्फ संघ के लोग बिठा दिए गए, और संघ ने मोदी और शाह की सरकार को मजबूर करके ऐसा किया है। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि दरअसल संघ की ही पॉलिटिकल विंग तो है बीजेपी, और संघ के प्रचारक है मोदी और शाह। तो मोदी और शाह वही कर रहे हैं जो संघ की बुनियाद है, जो संघ का नफरती एजेंडा है, जो संघ जिस तरीके से तमाम संस्थाओं पर कब्जा करके अपने लोगों को बिठा चुका है। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर मोदी सरकार चली भी जाए तो भी इस देश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को वापस लाने में अच्छा खासा वक्त लगेगा, क्योंकि संघ के लोग ही तमाम जगहों पर बैठे हुए हैं। आपने देखा कैसे संघ को प्रमोट करने के लिए खुद मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बात का ऐलान किया था कि संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। काहे का एनजीओ भैया? मोदी साहब ये बताइए आप कि क्या संघ का कहीं रजिस्ट्रेशन है? मोदी शाह साहब बताएं आप कि संघ से जुड़े हुए लोग कितने हैं? क्या उनके मेंबर्स का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड है? मोदी और शाह बताएं। ये क्यों नहीं बताते कि संघ के पास फंड कहां से आता है, उसका ऑडिट होता है?
कितना पैसा देश के लोग देते हैं, कितना पैसा सरकार देती है, कितना पैसा विदेशों से आता है। इन तमाम चीज़ों की जगहों पर दोस्तों अगर कोई एक ऐसा एनजीओ होता जो संघ से जुड़ा ना होता, और अगर वो कहीं अल्पसंख्यक कोई एनजीओ होता, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी की संघ और मोदी की ये सरकार उन सभी लोगों को जेलों में डलवा चुकी होती कि साहब आपके पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपके कितने मेंबर हैं, आपका ऑडिट क्या है, कोई पता ही नहीं है, आप कैसे चला सकते हैं देश के अंदर। यही दरअसल संघ और बीजेपी अपने हिसाब से उस मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिस मास्टर प्लान के साथ संघ को तैयार किया था। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम ने अखबार ने लिखा कि दरअसल 1920 के दौर में जब दुनिया के अंदर फासिस्ट ताकतें उभर रही थीं, जिससे इंस्पायर होकर के संघ बना, और 1925 को संघ को बनाने वालों ने जिस तरीके से शुरुआती संघ के चालकों ने या फिर उनके मुखियाओं ने, चाहे वो हेडगेवार हों, गोलवलकर हों, और उसके बाद एक पूरी लंबी फहरिस्त हो, या फिर सावरकर हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, या फिर दूसरे लोग हों, ऐसे तमाम लोगों की विचारधारा ही दरअसल मुस्लिम विरोधी और एक मस्कुलर हिंदू राष्ट्र बनाने की है। ये तो दुर्भाग्य है संघ और बीजेपी का, शायद मोदी शाह का भी, कि देश लोकतांत्रिक है, देश संवैधानिक है, बावजूद इसके संवैधानिक पदों पर बैठ करके उन्माद के खेल को मौन स्वीकृति दे रहे हैं। अब देखिए कि इसका असर है। बांग्लादेश में हिंदू युवक के खिलाफ हुए हिंसा और हत्याकांड के बदले ये लोग देश के मुसलमानों से लेने का खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। क्या ये सब उसी संघ आरएसएस की सहमति से, उसकी इच्छा शक्ति से नहीं हो रहा? जय श्री राम, जय गौ माता की। भाइयों, जैसा जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथियों को भारत के अंदर सीधा सीधा मैसेज है, अगर कोई भी हमारी हिंदू बहन बेटियों को या देश के अंदर किसी भी हिंदू परिवार को किस तरीके से परेशान करेगा या प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा, तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। और सभी हिंदू परिवार को, इसीलिए ही हम शस्त्र का वितरण कर रहे हैं। अगर भारत के अंदर इस तरीके की विचारधारा को समाप्त करना है, तो सभी हिंदुओं को, सनातनियों को साथ के साथ साथ, मंदिर के साथ साथ अपनी जितनी भी रोजगार है उसके साथ साथ शस्त्र का भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और अपनी बहन बेटियों को मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि अगर आपको शस्त्र की जरूरत है या रास्ते में कोई भी जिहादी आपको परेशान करता है या किसी भी तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश करता है, तो आप हमारे हिंदू रक्षा दल कार्यालय में आओ और आपको शस्त्र मिलेगा, इस तरीके का प्रशिक्षण मिलेगा। कभी भी कोई भी जिहादी आपको किसी भी तरीके से छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। देश को बचाना है, ये काम सरकार का है, लेकिन हमारा हिंदू रक्षा दल संगठन देश को बचाने के लिए हर तरीके से लड़ने को, मरने को तैयार है। शस्त्र का वितरण भी करेंगे, उसका प्रशिक्षण भी करवाएंगे सभी को। और मेरा सभी को चेतावनी है, देश के इस्लामिक कट्टरपंथियों को, अगर देश में रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा, हिंदू संस्कृति के हिसाब से रहना पड़ेगा। नहीं रहना तो आपका इलाज कर दिया जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम। और इसीलिए दोस्तों, इस देश में अल्पसंख्यकों को तो छोड़ दीजिए, इस देश के संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले सेकुलर हिंदू संघ और बीजेपी की इस कोशिश को नाकाम करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तभी सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए संघ को चुनौती दे डाली। बांग्लादेश में दीपू दास की पीट पीट के हत्या कर दी जला के, मीडिया के लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, मुझसे भी कई मीडिया के लोगों ने कहा, मैंने उसको अपनी बात में रखी। मेरा कलेजा छठी होता है जब दीपू दास को वहां मारकर जलाया जाता, मेरा कलेजा छठी होता है। लेकिन इस भारत के कोने कोने में जब हर जिले में किसी दीपू दास को रोज मारा जाता है, तो भी मेरा कलेजा छलनी होता। तब मीडिया का कलेजा छलनी नहीं होता, तभी नकली नेताओं का कलेजा छलनी नहीं होता, तब भी मेरा कलेजा छलनी होता। आप क्या जाने मेरे दर्द को? ये मीडिया के लोग, ये सरकार के लोग क्या जानेंगे मेरे दर्द को? जब राजस्थान में मक्की छूने पे इंद्र मेघवाल को मारा जाता है, जब मुझे रखने पे जितेंद्र मेघवाल को मारा जाता है, जब ओम प्रकाश रहकर फांसी लगा लेता है, जब पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मेरी बच्चियों को नोचा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, तो मेरा कलेजा छलनी होता है। तुम्हें क्या पता मेरे दर्द का? जिस दिन चंद्रशेखर आजाद इन गरीबों की ताकत से आगे बढ़ गया, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी मेरी बच्ची की तरफ आंख उठा कर देख ली। याद रखना मेरी बात। अभी तो मौसम बदल रहा है, अभी मौसम बदल रहा है, तो ये मुझसे कहते हैं बोलते नहीं, मैं तो रोज बोलता।
मैं जानता अगर कहीं किसी का अन्याय होगा तो भीम आर्मी के लोग बोलेंगे, आजाद समाज पार्टी के लोग बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप भूखे सोते हो तो क्या किसी महल वाले को दुख होता है क्या? जब आप प्यासे सोते हो, प्यासे रहते हो, किसी बड़ी गाड़ी वाले को दर्द होता है क्या मेरे लोगों? जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते और आपको सामान खरीदना होता है, बाजार में निकलते हो, पेट में हाथ फेर के वापस आ जाते हो, अपने सपनों को तोड़ देते हो, क्या किसी पैसे वालों को, किसी नेता को दर्द होता है क्या? दर्द होता है तो आपके भाई भीम आर्मी के एक सिपाही को दर्द होता है, आजाद समाज पार्टी के एक सिपाही को दर्द होता है। कब तक इस आजाद भारत में ये मेरा शासक समाज कब तक गुलामी का जीवन जिएगा? ये फैसला हमें आज नहीं तो कल करना होगा। आप उठा के देखो, जो मेरा कलेजा पूछना चाहते थे, जो पूछना चाहते। इसीलिए दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम ने जो कुछ लिखा है पूरी दुनिया के अंदर उस पर चर्चा है, और लोग ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों मोदी शाह और संघ की मिलीजुली सरकार देश के सेकुलर, ताने बाने, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त कर रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।